नमस्कार। मैं बबीता से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज, ननद और भाभी। एक घर की बेटी और एक घर की बहू। बेटी और बहू नारी के दो रूप जो हर एक नारी के हिस्से में आते हैं और अपने जीवन में वो इन दोनों भूमिकाओं को निभाती है। विडंबना बस इतनी सी है कि जब भाभी के रूप में होती है तब वह अपने आप को बेचारी समझती है, और जब वह ननद के रूप में होती है तब अपने आप को महारानी समझने लगती है। और ये जो दोहरा जो व्यक्तित्व है, दोहरे जो मापदंड है, ये रिश्तों में कड़वाहट घोलता चला जाता है। और जहाँ पे भाभी अपने आप को बेचारी और ननद अपने आप को महारानी ना समझे, वहाँ पे रिश्ते बहुत मधुर, बहुत मीठे और इतने मीठे हो जाते हैं कि ये ननद और भाभी की जोड़ी जो है वो परिवार को बचाने में अहम भूमिका निभाने लग जाती है। क्योंकि अगर एक ननद चाहे तो उसका मायका टूटने से, भाभी चाहे तो अपने ननद के घर को भी टूटने से बचा सकती है। ये ननद भाभी की जोड़ी इतनी स्ट्रोंग होती है और इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होती है। पति पत्नी के रिश्तों की भी ये बेस होती है, सास बहू के रिश्तों की भी ये बेस होती है, और एक परिवार में किस तरह से सौहार्द का वातावरण रह सकता है और किस तरह से एक बहू और अधिक आजादी में जी सकती है या पुराने मापदंडों को तोड़ के नए मापदंड स्थापित कर सकती है। ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें भी ननद की हो सकती है और ननद की होनी चाहिए। क्योंकि एक ननद के लिए अपने परिवार में चल रही परंपराओं को, जो आज के वक्त में सही नहीं है, उन्हें तोड़ना कहीं अधिक आसान होता है, कहीं अधिक हो जाता है एक बहू के कंपेयर में। एक ननद चाहे तो अपने परिवार की परंपराओं को कहीं बेहतर वो तोड़ सकती है अपनी भाभी के कंपेयर में। हम इन सारे विषयों पे आज बात करेंगे, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरुआत करते हैं एक लड़की के जीवन की। लड़की का जन्म होता है, वह बेटी के रूप में अपने घर में पलती बढ़ती है, बड़ी होती है। बचपन से उसे सिखाया जाता है कि वह एक पराये घर में जाएगी, वह पराया घर उसका अपना होगा। खुद के लिए उसे ये परिभाषा बिल्कुल सटीक लगती है, बहुत सही लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में केवल उसके लिए ही ये परिभाषा बनाई गई है। जिस दिन उसकी भाभी उसके यहाँ पे बहू बन के आ जाती है, उस दिन वह इस परिभाषा को भूल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये परिभाषा केवल उसके लिए बनाई गई थी। और जब भाभी घर में आ जाती है और उसे अपने अधिकार चाहिए होते हैं, तब ननद बिल्कुल ये भूल जाती है कि ये घर भाभी का भी है। क्योंकि मैं जैसे अपने पराये घर में जाऊंगी और वो घर मेरा होगा, वैसे ही भाभी पराये घर से आई है तो ये घर उनका है, उनका अपना घर है। और यहीं से विरोधाभास प्रारंभ होता चला जाता है। क्योंकि वो ननद जो अपने भाई को अपने साथ खेलते खाते हुए, शेयर करते हुए देखती आती है, वह ननद जो देखती है कि उसकी माँ कहीं भी जाती है, कहीं भी आती है, कुछ भी पहनती है, कुछ भी ओढ़ती है, कुछ भी खाती है, कुछ भी पीती है, सबसे पहले उसकी राय लेती है। और वो माँ और वो पति जब जो नई सदस्य घर में आई है, जो भाभी घर में आई है, जो बहू और पत्नी घर में आई है, उसको जब इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं तो इस ननद को अपना पद हिलता डुलता सा नजर आता है। क्योंकि वह इस बात को महसूस नहीं कर पाती कि वह जो नई आई है उसका भी इस घर में उतना ही अधिकार है जितना आज के दिन उसका अधिकार है। और कुछ हमारी जो परंपराएं हैं, कुछ हमारी जो रूढ़िवादिताएं हैं, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है जब बहू घर में आती है उसे, कि हम आवाज ननद को लगाएंगे लेकिन काम बहू करेगी। ये इस तरह की चीजें हमारे घर में सिखाई जाती है। हमारे घर में ये भी सिखाया जाता है, या फिर ये कुछ परिपाटियां हमारे घर में है कि ननद अगर 3 साल की भी है, 4 साल की भी है, तो भी जो बहू, जो भाभी है, वो अपने ननद के पैर छुएगी, उनका आशीर्वाद लेगी। क्योंकि ननद का पद बहुत बड़ा होता है। ननद उम्र में साल भर की हो या 10 साल की हो, या भाभी से उम्र में बड़ी हो या भाभी से भले ही 20 साल छोटी हो, भाभी को उसके चरण स्पर्श करने पड़ेंगे, भाभी को उससे आशीर्वाद लेना पड़ेगा। सोच के साथ बड़ी होती है कि वह भाभी से पद में बड़ी है और भाभी को उसके चरण स्पर्श करने ही पड़ेंगे, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। तो एक स्वाभाविक रूप से ननद के अंदर बड़प्पन की आती है, वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आ जाती है और ननद को पता ही नहीं चलता। उसे अपने आप में ये फील होना प्रारंभ हो जाता है कि सच में वो बड़ी है।
क्योंकि उसका पद बड़ा है, उसने तो बचपन से ही सीखा है कि जो भाभियां होती है वो नंदों के पैर छूती है, वो छोटी हो उम्र में या बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस भाभियों का पद छोटा होता है, इसलिए भाभियों को अपनी नंदों के पैर छूने ही पड़ेंगे, उन्हें आदर सत्कार देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इन रूढ़िवादिताओं को, इन परंपराओं को तोड़ने की सबसे पहले आवश्यकता है, जहां पे अनावश्यक रूप से ननद को इतना बड़ा बना दिया जाता है। हाँ, वो अगर बड़ी है उम्र में तो डेफिनेटली भाभी के लिए सम्माननीय वो होनी ही चाहिए, भाभी को उनके चरण स्पर्श करने ही चाहिए, उन्हें आदर सत्कार देना ही चाहिए। लेकिन जब वो उम्र में छोटी है तब भी भाभी उन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ चरण स्पर्श करे, उनका आशीर्वाद ले। मैं इस परंपरा का बहुत ही सख्ती से विरोध करती हूँ, बहुत ही सख्ती से। और साथ में जो अपने जेठुता जेठुती को जो नमन करने की बात है या उन्हें आदर सत्कार दे के जी लगा के आप कहने की बात है, उसका भी मैं विरोध करती हूँ। खैर, ये अपनी जगह पे बात है। हम बात कर रहे थे कि कैसे हम इन रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। तो दूसरी चीज, ननद को ये समझना बिल्कुल आवश्यक है कि जो भाभी है वह घर की सदस्य है। अब वह इस घर में आ चुकी है तो इस घर में उसी तरह रहेगी जैसे मैं रहती आई हूँ। यहाँ पे अब भाभी का रोल आता है और वो रोल ननद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाभी जो परिवार में आती है, घर में आती है, वो भी अपने घर में ननद रही हुई होती है या फिर आसपास के माहौल से, जगह से इन्फ्लुएंस होके आती है, और वह सीख के आती है कि जो ननद होती है वो ननदपना दिखाए बिना बाज नहीं आती या नंदे अच्छी नहीं होती। यह एक मनोवैज्ञानिक सोच है जो भाभी अपने साथ अपने मायके से या अपने माहौल से लेके आती है, और उस माहौल की वजह से वह ननद बर्दाश्त नहीं कर पाती। ननद कवारी है तो भी उसे दिक्कत होती है और ननद शादीशुदा है तो भी दिक्कत होती है। दिक्कत के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारे घरों में जब सगाई की जाती है तो सबसे पहले पूछा जाता है लड़के के बहन कितनी है। और ये सच बता रही हूं मैं हमारे समाज का सच बता रही हूं जो हमारे घरों में होता है। पूछा जाता है लड़के के कितनी बहन है। सारे ऐसे किस्से देखे हैं, ऐसे केस देखे हैं जहां अगर लड़के के 2 बहन, 3 बहन, 4 बहन, 5 बहन हो, वहां पे लड़की वाले शादी के लिए इनकार कर देते हैं कि इतनी सारी बहनें जिस घर में है उस घर में हम हमारी बेटी की शादी, क्योंकि लड़का जो कमाएगा वो तो सारा का सारा इन नंदों की शादियों में और उसके बाद में इनके जो मायरे होंगे, भात होंगे और भी ससुराल में जो फंक्शन होंगे उसी के अंदर सारे खत्म होते रहेंगे। ये चीज हमारे यहाँ से है ये चीज। और एक दूसरी चीज और होती है जो बहुत सारे घरों का सच है। जब भाभी ससुराल में आती है वो अपने साथ बहुत सारा मुकलावा लेके आती है, बहुत सारा सामान लेके आती है, वो सामान जो घर में पहले से ही होता है, क्योंकि इसे मुकलावा कहा जाता है। और कहा जाता है कि लड़की को अपने मायके से हर एक छोटी से छोटी चीज लानी चाहिए। मैं विरोध ये बोल के करती हूँ कि हम जब लड़की ससुराल में आती है और उससे जब इतना सारा सामान मुकलावे के नाम पे मंगवाते हैं, वहीं से हम उसमें ये बीज डाल देते हैं कि एक दिन तुम्हारा घर अलग होने वाला है और ये जो सामान है इसलिए ही मंगवाया जा रहा है कि तुम्हें अलग घर में रहना है। भले ससुराल में वो सब कुछ पहले से है लेकिन फिर भी आता है। अब जब पहले से चूंकि घर में मिक्सी है, घर में पंखा है, घर में सारा सामान है जो वो बहू लेके आई है, वो सामान रख दिया जाता है। किस लिए रख दिया जाता है कि जिस दिन ननद की शादी होगी उसको ऐसा का ऐसा दे दिया जाएगा। और यहीं से एक समस्या नई शुरू होती है। यहीं से भाभी के मन में एक बीज बैठता है, एक चीज बैठती है कि उसके हिस्से का सामान उसकी ननद को दे दिया जाएगा। यहां तक कि बहुत से घरों में तो जो ज्वेलरी भाभी को दी जाती है, जो गहने घर की बहू के लिए बनवाए जाते हैं, उन गहनों को भी बेटी से बांट लिया जाता है। वो गहने लोक लाज के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए बहू को चढ़ाए जाते थे और वो गहने बेटी को चढ़ा दिए जाते हैं, मतलब बेटी को दहेज के रूप में दे दिए जाते हैं। और ये भी एक कारण है कि भाभी और ननद का स्वाभाविक रूप से विरोधाभास प्रारंभ होता है, क्योंकि वो देखती है कि उसके मायके से आए हुए सामान के ऊपर भी उसका अधिकार नहीं है और वो सामान उसकी ननद को दे दिया जाता है। और ये बहुत आम है, बहुत आम कहानी हमारे घरों की है। इतना ही नहीं, शादी के बाद में जब भाभी देखती है, बहू देखती है कि ननद को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जा रहा है, उससे पूछ पूछ के सारे काम किए जा रहे हैं, मेरे से राय नहीं ली जा रही है, उसके बर्थडे एनिवर्सरी पे गिफ्ट्स पहुंच रही है लेकिन मेरे बर्थडे एनिवर्सरी कोई मायने नहीं रखते हैं,
वहां सब कुछ हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये जो लकीर है ये बढ़ती चली जाती है। और ये लकीर एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि जिस दिन ये ननद बुआ बन जाती है। जब तक ये ननद होती है तब तक बहुत अच्छे से सब कुछ चलता है, लेकिन वो भाभी जो मन ही मन में कुड़ती रहती है, मन ही मन में वो जितना विरोधाभास पाल लेती है, भले वो दिखाने के लिए नहीं होता है, भले वो जाहिर नहीं होता है, भले वो मुंह के ऊपर हाँ जीजी, हाँ जीजी, हाँ जीजी, हाँ बाईसा, हाँ बाईसा करती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर अंदर ये उसके अंतर मन में अंतर पटल पर अंकित होती रहती है। जब उस दिन सामने आता है जिस दिन ये बुआ में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जो भाभी की जो बच्ची होती है, भाभी की जो बेटी होती है, वो ननद का स्थान ले लेती है और बुआ को कुछ इस तरह से बाहर कर दिया जाता है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल दिया जाता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ननद जब बुआ के रूप में आके इस तरह से उपेक्षित हो जाती है, उसका बहुत बड़ा कारण वो खुद होती है। एक नहीं, हजारों भर की कहानियां हैं जहां पे बुआ के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है और ननद के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। जब खुद के बेटियां बड़ी हो जाती है तो बुआ लोग जो होती है उनको बहुत हाशिए पे छोड़ दिया जाता है। अगर बुआ ससुराल में आती है तो उसको अगर 2,000 रुपए दिए जाते हैं, और वहीं जब खुद की बेटी ससुराल आएगी तो उसे 20,000 रुपए दे दिए जाते हैं, क्योंकि तब ये जो ननद जो होती है वो बुआ बन चुकी होती है, और जिनकी यह ननद होती है उनकी अपनी बेटियां बड़ी होती है और पावर उनके हाथ में आ चुके होते हैं। अब सास का पावर कम हो जाता है, जिसकी बेटी थी, पावर बहू के हाथ में आ जाता है, तो वो अपनी ननद को हाशिए पे छोड़ देती है और अपनी बेटी को महत्व देने लगती है। और यहां से ननद की प्रॉब्लम शुरू होती है कि मायका तो तभी तक होता है जब तक माता पिता होते हैं, जैसे ही माता पिता हाशिए पे आए वैसे ही हमें भी महत्वहीन कर दिया गया। और इसका बहुत बड़ा कारण वो खुद होती है, उनकी वे मांग होती है जो वे आए दिन अपने मायके वालों से करती है। यहाँ पे एक रोल और ननद का बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब भाभी घर में आती है, वो बिल्कुल नए परिवेश से आती है, उनकी सोच अलग होती है, उनका नजरिया अलग होता है, और माँ किसी बात के ऊपर भाभी की जब बुराई कर देती है या कुछ सुना देती है कि आज तुम्हारी भाभी ने ऐसा ऐसा किया, वहां पे ननद के दो रोल है। एक तो ननद भाभी अपनी मम्मी से ये कहे कि नहीं मम्मी, आजकल आपके जमाने में और हमारे जमाने में फर्क आ गया, मैं भी अपने ससुराल में ऐसा ही करती हूँ, आपको भी थोड़ा सा भाभी के साथ एडजस्ट करना चाहिए। तब तो वो सास समझती है कि हाँ मुझे भी थोड़ा बदलने की आवश्यकता है बहू में। ननद अगर फोन पे अपनी माँ से कहती है कि ऐसी हिम्मत भाभी की, भाभी ने ऐसा किया, और भैया की भी इतनी मजाल, उन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी, आप भी पूरा बदला लीजिए, आप ना सर पे मत चढ़ाइए उसे उसकी ना औकात याद दिलाते रहिए आप। और जब इस तरह का कमेंट जब ननद करती है अपनी सास से, तो सास के मन में दो बातें आती है। पहली ये कि मेरी बेटी तो मुझे शिक्षा देगी, और दूसरी ये कि आपकी बेटी अपने ससुराल में बिल्कुल उसी तरह से मर्यादित जिंदगी जी रही है माँ अपने जमाने में अपने ससुराल में जिया करती थी। और उनकी अपनी बेटी के लिए अलग छवि बन जाती है, बहू के लिए अलग छवि बन जाती है और बेटी के लिए अलग छवि बन जाती है। यहीं से फिर समस्या प्रारंभ होती है, और ये जो सास बहू का रिश्ता है वो टूटता चला जाता है, क्योंकि ननद इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर देती है। बहुत सारे घरों से, और मोस्टली घरों में सास बहू के किस्से आते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा आता है, तो वो उनका एक कॉमन कारण होता है, बहू लोग की तरफ से हमेशा ये होता है कि ये जो ननद है ये हमारे घर में आफत की जड़ है, ये रहती अपने घर में है लेकिन चलाती हमारे घर को है। कि अब ये दहेज एक ऐसी चीज है जिसका सालों से कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, और ये तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक बेटियां खुद नहीं चाहेगी कि उन्हें दहेज देना बंद किया जाए, उन्हें दहेज मिलना बंद हो। जिस दिन बेटियां इस चीज में आगे नहीं आएगी तब तक ये दहेज प्रथा बंद नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी बेटियां ही चाहती है बहुत ज्यादा हद तक कि उन्हें दहेज दिया जाए, उन्हें दहेज मिले, क्योंकि अपनी सारी की सारी जरूरतों के ऊपर वो अपने मायके पर आश्रित रहना चाहती है। उन जरूरतों के लिए भी जो ससुराल वाले उनकी पूरी नहीं कर पाते, जो उनकी नाजायज मांग होती है, और इसके लिए भी उनकी भाभीयों को उनसे दिक्कत होती है, परेशानी होती है। आज हमारी समाज ने, जो देश ने जो कानून बनाया है कि लड़कियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, मैं कहती हूं कि उन्हें अधिकार उनकी शादी के वक्त दे देना चाहिए। अगर सच में वो उतनी संपत्ति ले लेती है जितनी पिता की संपत्ति पे बेटे का अधिकार था, तब भी जो जिंदगी भर उन्हें दहेज दिया जाता है उससे उसकी कीमत कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। और इसके बाद में भी ये लड़कियां
मैंने अब आजकल, क्योंकि आज भी हमारी संस्कृति के अंदर आया नहीं है कि लड़कियां मांग करती है अपने पिता से, दहेज की मांग नहीं करती है वो। आज दहेज की मांग मतलब संपत्ति में हिस्से की मांग नहीं करती। तो आज ये लड़कियां बहुत जोर शोर के साथ, बहुत घमंड के साथ कहती हुई मिलती है कि हमने तो अपने पापा की संपत्ति में हिस्सा मांगा ही नहीं है, हम चाहें तो पापा की संपत्ति में एक हिस्सा मांग सकते हैं, ये तो हमारा बड़प्पन है कि हम मांग नहीं रहे हैं, हम सारा हमारे भाई को दे रहे हैं, फिर भाई को हमें देने में क्या जोर आ रहा है। तो मैं सारी बेटियों से कहना चाहूंगी, सारी लड़कियों से कहना चाहूंगी कि जिस दिन उनकी शादी होती है उस दिन अगर उनके पिता की संपत्ति का हिस्सा किया जाए और उनको दे दी जाए, तो भी मेरे हिसाब से पूरे जीवन भर उनको जो सपीयर से दिया जाता है वो कम होगा अगर उसको पूरा को एक साथ जोड़ लिया जाए। क्योंकि समय के साथ साथ उनके पापा काम करना कम कर देते हैं, वो रिटायरमेंट पे आ जाते हैं और एक समय आने के बाद वो काम छोड़ देते हैं और उसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी भाई के ऊपर ही होती है। तो उन्हें जो दिया जाता है वो भाई की संपत्ति का ही हिस्सा होता है। लेकिन हम ये सारी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें भाभी मिलनी चाहिए और बस हम उसके ऊपर ताने मारने के लिए और उन्हें कुछ ना कुछ सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। एक मेरा विषय और था कि ये जो ननद होती है वो अपने ससुराल में बहुत ऐशो आराम से रहती है, या फिर उनके ऊपर इतने बंधन नहीं होते, उन्हें ज़्यादा आज़ादी होती है। लेकिन उनके मायके में उनकी भाभियों पे बंधन होते हैं या आज़ादी उन्हें नहीं होती है, या अभी भी दकियानुसी सोच चलती है। तो ये नंदे आगे नहीं आती है, ये आगे आके पहल नहीं करती कि अपनी भाभियों के लिए आवाज़ उठाए, उनका जो रहन सहन का स्तर है या उन्हें आज़ादी देने में ये आगे आए। और इनका बहाना क्या होता है कि मेरे ससुराल का ये सिस्टम है, मेरे मायके का ये सिस्टम है। मैंने कुछ लड़कियों से बात की इस बारे में। मैंने उन लड़कियों से पूछा कि जब आप अपने ससुराल में इतनी आज़ादी से रहते हो तो आपने वो आज़ादी देने के लिए अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बनाया? आप अपने मम्मी पापा को फोर्स क्यों नहीं करते कि आपकी भाभियों को ही क्यों वो आज़ादी नहीं दे सकती? तो ये नंदे मुझे फट से जवाब देती है, मुझे कहती है कि वो तो मेरे ससुराल का सिस्टम है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, मेरे मायके में ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो मेरी भाभियाँ जब यहाँ शादियों की आई है तो इन्हें तो यहाँ के सिस्टम से चलना होगा, और इसलिए वो अपनी भाभियों के पक्ष में आवाज नहीं उठाती। मैं ये किसी ननद की, मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक को मैं निशाना नहीं बना रही हूं, मैं हर उस लड़की को निशाना बना रही हूं जो ननद के रोल में है और जो भाभी के रोल में भी है। एक ही लड़की दोनों रोल में होती है। एक जगह वो प्रताड़ित होती रहती है, बेचारी होती रहती है, और एक जगह वो महारानी बनी हुई रहती है। एक लड़की, कोई दो लड़कियां नहीं है अलग अलग, ये एक ही लड़की है। और ये विरोधाभास है जो इन रिश्तों को दूर कर रहा है और समाज में इतनी कड़वाहट को घोल रहा है। आज के जमाने में जब एक भाई एक बहन का दौर आ गया है, लगभग हर एक घर में जहां पे दो बेटे हैं वहां पे दो रानी या जिठानी, या हो सकता है कि बेटे तो अलग भी रह ले, अलग रहने लगते हैं, दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहां एक बेटा और एक बेटी है वहां पे दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ननद को ये लगता है कि वो अकेली है, वो इस घर की महारानी है, और भाभी को लगता है कि वो इस घर की अकेली बहू है तो वो इस घर की महारानी है। और डेफिनेटली जब इस तरह की चीजें होने लग जाती है तो सास हमेशा बेटी का पक्ष लेती है, बहू का पक्ष नहीं लेती, और ये रिश्ते कड़वे होते चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज होती है, पति अगर पत्नी की सुनने लग जाता है, पत्नी की बात मानने लग जाता है, तो वो बहन से रिश्ते कड़वे कर लेता है, माँ से रिश्ते कड़वे कर लेता है। और वो अगर माँ की और बहन की सुनने लग जाए तो उसके रिश्ते अपनी पत्नी से कड़वे हो जाते हैं। और इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा बेचारगी पुरुष की होती है, सबसे ज्यादा हेल्पलेस और स्पीचलेस वही होता है, उसके पास किसी को कहने के लिए कुछ नहीं होता है। और ये जो रिश्ते हैं, ये जो घर की कड़वाहट है, ये कहीं ना कहीं उसके बिजनेस के ऊपर, उसके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं, और उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी इन चीजों की वजह से खराब हो जाती है। अब मैं बात करूंगी भाभी की, कि भाभी को अपने रिश्तों को किस तरह से संभालना चाहिए। तो मैं सारी भाभियों से कहना चाहूंगी कि वो एक तो किसी विरोधाभास को लेके अपने परिवार में ना आए, कोई विरोधाभास लेके ना आए कि नंदे ऐसी होती है या भाभियां ऐसी होती है। ऐसा कोई मापदंड दुनिया में नहीं है कौन कैसा होता है, हर किसी का अपना नेचर होता है। जब तक आप उसे नहीं मिल लो, उसको जान नहीं लो, उसके बारे में कोई धारणा न बनाओ, तो आप कोरे कागज की तरह अपने ससुराल आओ और कोई धारणा बना के अपनी न लाओ, क्योंकि ये धारणाएं बहुत बर्बाद करती है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम हमारे पति की अर्धांगिनी होती है, पत्नियां पतियों की अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग।
हमें पति के ऊपर 100% अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें हमने खरीद लिया हो। क्योंकि कल एक कमेंट आया था मेरे पास, जब आज सुबह जब मैंने विषय दिया तो उसके बाद आज एक कमेंट आया था इनबॉक्स में, और वो कमेंट ऐसा था कि पत्नियां अपने साथ दहेज लेके आती है और वो दहेज उनके पति की कीमत होता है, जिसे वो ये समझ के अपने पिता के द्वारा दिलवाती है कि हमने आपको खरीद लिया है, इसलिए आज के बाद आप पे हमारा अधिकार है। ये किसी का कमेंट आया था, मैं इस बात का पक्ष नहीं रख रही हूँ, मैं न इसको मैं सही साबित कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह की मानसिकता है तो उससे हम बाहर निकले। हमें ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि हम पति की अर्धांगिनी हैं। उनके ऊपर आधा हिस्सा तो हमारा हो सकता है, लेकिन जो वो आधा बचता है वो 100% उनके परिवार वालों और उनके मित्रों का है। और बहन वो रिश्ता है, भाई वो रिश्ता है जो बचपन से उनके साथ चला आ रहा है, उनका खून का रिश्ता है। क्या पता आपसे तो तलाक हो जाए किसी कारण से, तो आपसे तो रिश्ता टूट जाएगा, पत्नी क्या पता दूसरी आ जाएगी, लेकिन ना तो भाई दूसरा आ सकता है, ना बहन दूसरी आ सकती है, और ना माता पिता दूसरे आ सकते हैं। तो ये चीज समझना एक पत्नी के लिए बहुत आवश्यक है कि ये रिश्ते मेरे लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मेरे पति के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये सोचूं कि जो पति आज तक अपनी बहन के लिए उपहार लेके आ रहा था, उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दिला रहा था, उनके साथ खाना खा रहा था, उनके साथ हंस बोल रहा था, उनके साथ घूमने जा रहा था, तो मेरे आते ही ये सारी की सारी चीजें वो मेरी तरफ ट्रांसफर कर दे। ऐसी अगर हम मांग करते हैं तो हमसे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं हो सकता है, और हम खुद हमारे घर की नींव को तोड़ने में कारण बन जाते हैं। तो भाभी होने के नाते हमें समझना होगा कि हम अर्धांगिनी है, तो हमारा इस तरह का कोई अधिकार अपने पति के ऊपर नहीं हो जाता है कि वो अपने पहले से जो उनके कर्तव्य थे उनको निभाना बंद कर दें। हमें तो इवन उनका साथी बनना चाहिए। और जहां तक दहेज की बात है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि जब हम हमारे पिता के घर से दहेज लेके आए हैं, हम हमारे पिता के ऊपर अधिकार जमाते हैं, हम जब सोचते हैं कि हम हमारे मायके जाएं और हमें वहां से बहुत कुछ मिले, तो उसी तरह की सोच हमारी ननद रखती है, क्योंकि उनका भी ये मायका है। और आज के दिन तो घर है, जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक तो बेटी का घर मायका ही है और 100% उनका घर है। और जहां तक बात विरोधाभास की है, जहां तक बात आपसी अनबन की है, आपसी विचारधारा के न मिलने की है, तो बिल्कुल भाभी को ये सोचना चाहिए कि कई बातों पे तो मेरी छोटी बहन से भी नहीं बनती है, मेरी सहेली से भी नहीं बनती है, हमारे विचार आपस में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरी ननद से विचार नहीं मिल रहे हैं तो मुझे इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, इतना दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी समस्या क्या है, कल एक प्रश्न आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन मैं इसको लेना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पहले भी आया था, कल ये फिर से आया हो। ये प्रश्न ऐसा था कि जो अच्छा करता है उसके साथ भी बुरा क्यों होता है। ये प्रश्न कल आया था मेरे पास, तो इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगी कि हमारी जो अच्छाई होती है वो ऊपरी तौर पे होती है। हमने न जाने कितने चेहरे पहन रखे हैं, कितने मुखौटे पहन रखे हैं, हम दिखाने के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने अभी भाभी और ननद के किस रिश्ते से बताया कि ये जो भाभी होती है, इसी जब देखती है कि उनकी ननद कुछ अलग तरह की है, कुछ अलग विचारधारा की है, तो वो उसके मुंह के ऊपर तो हाँ जीजी हाँ जीजी हाँ जीजी करती रहेंगी, लेकिन मन ही मन उनसे कुड़ती रहेगी। मन ही मन में उनके आता रहेगा कि ये क्यों ऐसा कर रही है। या फिर जब अपनी सहेली से बात करेगी, अपनी मम्मी से बात करेगी, तो ननद पुराण खोल के बैठ जाएगी। फिर वो चाहती है कि उसकी ननद से उसका रिश्ता अच्छा हो जाए, क्योंकि वो सामने से अच्छा दिखा रही है, और वो कहती है कि मैं अच्छी हूं तो मेरी ननद अच्छी क्यों नहीं है। तो जो बुराई, जो विरोधाभास या जो नेगेटिविटी हमने हमारे दिमाग में अपनी ननद के लिए पाल रखी है, उसको दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। और यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% लागू होता है कि जैसा हम जिसके बारे में सोचेंगे वो वैसा ही बन जाएगा। हम मुंह से जो कह रहे हैं वो सच नहीं होता, हम दिमाग में जो सोच रहे हैं, हमारे मानसिक स्तर पे जो चल रहा है वो सच होता है, और उसी के अकॉर्डिंग चीजें चलती चली जाती है। फिर ये भाभी कहती है कि मेरा तो व्यवहार मेरी ननद के साथ बहुत अच्छा था, मैंने तो उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। वो कहती थी मैं आपकी साड़ी पहनूंगी, मैं उनको पूरी साड़ियां निकाल के दे देती थी, लेकिन मन ही मन में मैं सोचती रहती थी, या वो लड़की सोचती थी, बहू सोचती थी कि इसे मेरी ही साड़ियां मिलती है। अभी देखना शाम को जब लौट के आएगी ना, पूरी पटलियां गंदी करके लाएगी और लाके मेरी अलमारी में लगा देगी, लेकिन मुंह के ऊपर उससे कहेगी हाँ दीदी दीदी ले जाइए ना, ले जाइए ना, आपको जो पसंद आती है वो ले जाइए। और सच में ऐसा ही होता है, शाम को जब वो ननद उस साड़ी में आती है तो सच में वो साड़ी पूरी गंदी हुई रहती है।
फिर हम कहते हैं हमने तो अच्छा ही किया था, फिर बुरा क्यों हो गया? बुरा इसलिए हो गया क्योंकि किया अच्छा था लेकिन सोचा बुरा था। हमारी सोच बुरी थी, हम कह कुछ रहे थे, सोच कुछ रहे थे। और रिश्तों में जो गंदगी आ गई है, रिश्तों में जो दूरियां आ गई है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच है। और इसी का कारण है कि हम अच्छा करते हैं किसी के साथ फिर भी बुरा हो जाता है। इसलिए बुरा हो जाता है क्योंकि हम दिल से उसके साथ अच्छा नहीं कर पाते हैं। हम दिमाग से अच्छा कर रहे हैं, हम कहने को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच में हम उसे गालियां दे रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं, उसे बुरा भला कह रहे हैं। तो कैसे अच्छा होगा? क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो काम करता है और वो वैसा ही गठित हो जाता है। और ननद भाभी के रिश्तों में भी बहुत बड़ा कारण यही है, क्योंकि ये बहुत आम चीज है। ये आम चीज देखने के लिए मिलती है कि ये जो चुगलियां होती है, हम कहते हैं चुगली करने बैठ गए। किसकी चुगलियां होती है? उन्हीं की चुगलियां करेंगे जो हमारे बिल्कुल क्लोज है। अब एक लड़की से उम्मीद की जाए वो किसकी चुगली करेगी, तो वो अपनी बहन की चुगली बहुत कम चांसेज करेगी, अपनी मम्मी की चुगली कम चांसेज करेगी। वो किसकी चुगली करेगी? सास की करेगी, ननद की करेगी, देवरानी जेठानी की करेगी। और ये चुगलियां ही है जो खराब कर देते हैं हमारे रिश्तों को। इन चुगलियों के अलावा कुछ नहीं है। हम चुगली कर रहे हैं, हमने कई बार तो हम बढ़ा चढ़ा के चुगली करते हैं। इवन बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती है जो अपनी सास और ननद के खिलाफ झूठी चीजें भड़का देती है अपने पति को, और कुछ सास भी ऐसी होती है अपनी बहू के खिलाफ झूठी बातें अपने बेटे को भड़का देती है। जो हुआ ही नहीं वो सारी चीजें भी वो बता देती है। तो एक दिन क्या आता है, क्योंकि दिमाग ने वैसी बनावट की थी, दिमाग ने वैसी सोच की थी और अच्छे को बुरा बना दिया था, तो सच में एक दिन वो जो अच्छा ही था वो भी बुरा बन जाता है। और वो सास जो अच्छी थी, लेकिन बहू ने उसके खिलाफ अपने बेटे से कह कह के ऐसी नेगेटिविटी अपने दिमाग में क्रिएट कर ली कि एक दिन पता चला कि वो सास सच में बुरी हो गई। वो सास वैसे ही रिएक्ट करने लग गई जैसा बहू अनजाने में मतलब मजे लेने के लिए, अपनी सास को नीचा दिखाने के लिए अपने पति को कहा करती थी। इसलिए ये सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। मैं इसलिए हमेशा कोशिश करती हूं कि हम बातों के स्तर पे नहीं, विचारों के स्तर पे रिश्तों में सुधार लाने का प्रयास करें। बातों के स्तर पे हम सुधार बहुत सालों से ला रहे हैं, बहुत समय से ला रहे हैं, लेकिन हमने परिस्थितियां कुछ बहुत हद तक बदली नहीं है। परिस्थितियां हम इतनी ही बदलते हैं कि हम झगड़े से बच जाते हैं, लेकिन मन में जो कड़वाहट है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। इसलिए विचारों के स्तर पे सुधार होने की अब आवश्यकता है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। लड़कियों को ससुराल, अपने मायके को पेटीएम समझना बंद करने की आवश्यकता है। बहुओं को यह बंद करने की, समझने की आवश्यकता है कि ये लड़कियां जब अपने ससुराल चली गई तो अब इनका अधिकार अपने मायके में नहीं है, अब हम यहाँ की महारानी हैं। इस सोच से बाहर निकलने की बहुओं को जरूरत है, भाभियों को जरूरत है, और नंदों को इस सोच से निकलने की जरूरत है कि वे अपने मायके आई हैं तो यहाँ ऐश करने आई है, यहाँ इन्हें कुछ काम धंधा नहीं करना है। जब वो उनका घर है, उनके मम्मी पापा का घर है, वे वहां रहने आई है, तो डेफिनेटली जब वो इतना अधिकार वहां समझ रही है तो उनका कर्तव्य भी है कि वे अपनी भाभी का बराबर हाथ बटाएं। जितना भाभी वहां काम कर रही है उतना ही वो भाभी की मदद करे। ये उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आप अधिकारों की मांग करते हो वहां आपके कर्तव्य अपने आप खड़े हो जाते हैं। अधिकारों की मांग की जाती है तो कर्तव्य पहले सामने आके प्रकट होते हैं, और कर्तव्य और अधिकार की इस चेन को, इस तराजू को जब तक हम बराबर नहीं रखेंगे तब तक हमारे रिश्तों में दिक्कत पे दिक्कत आती ही चली जाएगी, विरोधाभास आता ही चला जाएगा और हम एक दूसरे से दूर होते ही चले जाएंगे। कल एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्या आया था, एक उल्हाना थी, एक कटाक्ष आया था किसी का मैसेंजर में, और उन्होंने कहा था कि मैं रिश्तों पे बात क्यों करती हूं, मुझे कोरोना के दौर में केवल और केवल इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए, पैसों पे बात करनी चाहिए, पैसा आदमी कैसे कमा सकता है इस पे बात करनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगी कि पैसे तो आप कमा लोगे, इकोनॉमी भी देश की सुधर जाएगी, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। आपका मानसिक स्तर अगर अच्छा रहा तो आपका शारीरिक स्तर भी अच्छा हो जाएगा और देश का स्तर भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जरूरी है मानसिक स्तर अच्छा होना। कितने सारे पतियों को मैंने देखा है, कितने सारे पुरुषों को मैंने देखा है जो शाम के टाइम ये कहते हुए नजर आते हैं कि घर में जाने का मन नहीं करता। कितने सारे पुरुष ये कहते हैं ये बात कि घर में जाने का मन नहीं करता, क्योंकि एक तरफ मम्मी मुंह सुजा के बैठी होती है, एक तरफ बहन मुंह सुजा के बैठी होती है, एक तरफ पत्नी मुंह सुजा के बैठी होती है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। कोल्ड वार जैसा माहौल
प्रत्येक समय घर में चलता रहता है। ना काम करने का मन करता है, ना और कुछ। मन करता है कि सीधा रात को 10 बजे जाए, खाना खाएं, सो जाएं और सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाएं। ये परिस्थितियां हम लोग हमारे घरों की बना देते हैं, अननेसेसरी बातें पतियों तक पहुंचा के, अननेसेसरी बातें जेंट्स लोगों तक पहुंचा के, जो घर की बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती है जो हम हमारे स्तर पे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो माँ होती है वो बेटे पे अपना अधिकार समझती है, तो जो भी दिन भर में हुआ वो बेटे के कान में डालती है, और पत्नी अपने पति पे अधिकार समझती है, तो जो भी हुआ उसकी पूरी कहानी अपने पति के कान में डालती है, और यहीं से झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। और वो पति बेचारा आप कहेंगे बेचारा कह रही हूँ, लेकिन सच में कभी कभी मुझे लगता है कि वो बेचारा इतनी मुसीबत में आ जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है वो करे तो क्या करे, वो किसकी तरफ बोले और किसकी तरफ ना बोले। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगी आपसे कि हमें इन रिश्तों को समझना आना बहुत आवश्यक है। एक बात और कहना चाहूंगी, ननद कैसी भी हो, भाभी जब इस घर में आ गई है, ये घर जब उसका हो गया है, तो उसकी बहुत जिम्मेदारी है कि वो सारे रिश्तों को बहुत प्यार से सहेज के संभाल के रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये घर उसका ही होने वाला है। एक बात और कहना चाहूंगी, आपके हिस्से में उतना ही आएगा जितना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ना उससे कम आएगा ना उससे ज्यादा आएगा। आप अपने विचारों से, अपनी सकारात्मक सोच से उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोच रखोगे कि मेरी ननद को अगर कुछ दे दिया जा रहा है, मेरी ननद के लिए कुछ किया जा रहा है, तो मेरे घर में कमी आ जाएगी, मुझे मेरे हिस्से के शौक पूरे करने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, या मेरे लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क आएगा, तो सच में फर्क आ जाएगा। इसलिए नहीं आएगा कि आपकी ननद को दे दिया जा रहा है, इसलिए आएगा क्योंकि आपका दिमाग, आप जो सोच रहे हो वो सिचुएशन वहां काम करना प्रारंभ हो जाएगी, और सच में आपके घर का स्तर गिर जाएगा। इसलिए जो नहीं होने वाला है, अभी जो नहीं होने वाला है, जो सामने नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में इतना ना सोचे। आज जो बेहतर हो सकता है, जो अच्छा हो सकता है वो करे। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगी, जो मैंने अपने जीवन में सीखा है या जो मैंने अपने जीवन में लागू किया है, मेरी ननद की एनिवर्सरी आए या मेरी बहन की एनिवर्सरी आए, मेरी ननद का बर्थडे आए, मेरी बहन का बर्थडे आए, मुझे कभी भी फर्क नजर नहीं आता। मैं अपनी बात बता रही हूँ, और मेरे रिश्तेदार, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो भी जो नहीं सुन रहे हैं, वो भी, मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, या दुनिया के सारे आदमी जो मुझे पर्सनली जानते हैं, कोई भी इस बात का विरोध नहीं कर सकता। ये मैं बहुत अधिकार के साथ और बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैंने कभी फर्क नहीं किया। मुझे कभी फर्क नहीं किया, मतलब दिखाने के लिए फर्क नहीं किया की बात नहीं कर रही हूं मैं अपने विचारों की बात कर रही हूं। मैं ये बात नहीं कर रही हूं कि मैंने दिखाने के लिए क्या किया है अपनी ननद के लिए, अपनी बहन के लिए। मैं विचारों के स्तर की बात कर रही हूं कि मुझे कभी भी उनमें फर्क नजर नहीं आया। मेरे 2 दीदी है, एक दीदी जयपुर रहती है, एक दीदी बोकाखात रहती है। बोकाखात वाली दीदी से मेरा फ्रेंड का रिलेशन है, वो एक अलग बात है कि मेरी उनसे हर दूसरे दिन बात होती है, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड, मेरी बहन, वो मेरे लिए मोटिवेशनल स्पीकर और भी न जाने क्या क्या है, तो वो एक अलग तरह का रिश्ता उनके साथ कायम है, तो वो एक अलग बात है। बाकी जो मेरी जयपुर वाली दीदी है और मेरी ननद जो सिलीगुड़ी रहती है, मुझे कभी नहीं लगा कि इन दोनों में मेरे लिए कोई फर्क है। मेरे लिए ममता दीदी भी उतनी ही प्यारी है जितनी रेणु दीदी प्यारी है। मुझे कभी दिल से नहीं आया, कभी मैं दिल की बात कर रही हूं। बाकी ऑब्वियसली कि अब ननद है तो ननद के लिए ऑब्वियसली उनका मायका यहाँ पे है तो वो ज्यादा यहाँ आएंगे, तो डेफिनेटली बात है वो ज्यादा यहाँ आएंगी, हम उनके लिए ज्यादा करेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मानसिक स्तर पे। तो अगर हम में से हर कोई बहन और ननद को एक तराजू पे तोलने लगे, देवर और भाई को एक तराजू पे तोलने लगे, तो ऐसे ही रिश्तों में जो दूरियां आ रही है वो कम हो जाएगी, ऐसे ही दूरियों को स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारा का सारा काम हमें मानसिक स्तर पे करना होगा। ये सोचना हमें मानसिक स्तर पे होगा, इस चीज को हमें मानसिक स्तर पे डेवलप करना होगा, और ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ही अधिक इस चीज की आवश्यकता है कि हम। और एक बात और आपने सुनी होगी, मैं इसी बात से उसको जोड़ देती हूँ, वैसे अलग विषय है फिर भी मैं जोड़ देती हूँ। आपने कई लोगों के लिए सुना होगा कि इसके गण बहुत ऊंचे हैं। गण बोलते हैं, हमारे यहाँ गण शब्द काम में लेते हैं, आपके यहाँ क्या लेता है पता नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि इसके गण बहुत ऊंचे हैं। इसके गण बहुत ऊंचे हैं बोलने का मतलब हो गया कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है।
ये जो भी करती है अच्छा हो जाता है, या इसकी लाइफ में कोई कमी नहीं आती, कई सारी चीजें हैं जो ये मतलब अपने आप ठीक हो जाती है। बुरा दौर कम देखने के लिए मिलता है। जब बुरी सिचुएशन में फंस भी जाती है तो उतनी ही जल्दी निकल जाती है या निकल जाता है। ये आपने सुना होगा। आपको पता है ये सिद्धांत किस बेस पे काम करता है? ये सिद्धांत इस बेस पे काम करता है कि जिस इंसान का गण अच्छा है, जिस इंसान की किस्मत अच्छी है, जिसे आप कहते हो, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसकी सोच का स्तर कैसा है, वो अपने आसपास के लोगों के लिए या जब वो बुरी सिचुएशन में फंस जाता है तब वो कैसे सोचता है। वो हाई तो वो अपने दिमाग में मचा रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है या फिर वो अपने आप से कह रहा है ये भी एक परिस्थिति है, ये भी कट जाएगी। मुझे उस ईश्वर पे भरोसा है, उसने किसी का बुरा नहीं किया है, वो मेरा भी बुरा नहीं करेगा क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। और अगर वो बुरा मेरा कर भी रहा है, किसी भी कारण से कुछ मैंने ऐसा किया होगा उसके कारण वो मेरा बुरा कर रहा है, तो वो भी मुझे स्वीकार है। उसका मानसिक स्तर उस परिस्थिति में कैसा है, उससे उसकी किस्मत और उसका गण डिसाइड होता है। बहुत आराम से कह देते हैं इसकी तो बात ही अलग है, इसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि इसका गण बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होता है कभी भी। गण या किस्मत इंसान खुद अपने हाथ से बनाता है और अपने मानसिक स्तर से बनाता है। मैं हमेशा कहती हूं कि जहां मीठा ज्यादा होता है वहां चींटियां अधिक होती है। जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत ही मीठा, कि जिनसे बात करके आप एक बार में प्रभावित हो जाओगे, 1 मिनट में प्रभावित हो जाओगे, वे ही लोग सबसे ज्यादा आपको धोखा देने वाले निकलते हैं। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर कोई भी इंसान कभी भी किसी के साथ इतना मीठा हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं है इतना मीठा होना। बहुत अधिक कोई मीठा है, बहुत अधिक चापलूसी कर रहा है, उसी से पता चल रहा है कि ये नाटक कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है। और जब ये दिखावे अधिक हो जाते हैं तो जीवन के अंदर वास्तविकता कमती चली जाती है। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूर रहती हूं जो बहुत दिखावा का पता चलता है, आपको देख के पता चल जाएगा ये आदमी दिखावा कर रहा है कि सच बोल रहा है। और ननद भाभी के रिश्ते जो अचानक से पता चलता है, बहुत सारे घरों में तो ऐसा होता है जो ननद और भाभी एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकती थी, अचानक से पता चलता है कि उनके घर में घमासान हो गया। क्यों आती है अचानक से बात सामने? क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के मन के अंदर बहुत सारी कड़वाहट पाल रखी होती है और वो एक दिन अचानक से निकल पड़ती है। और यही ननद भाभी अगर शुरू में ही जब भी कभी कुछ मनमुटाव हुआ होगा या कोई बातचीत हुई होगी, कुछ बुरा लगा होगा, और आपस में बैठ के उनको संभाल लेती, एक दूसरे से खुल के बात कर लेती, तो एक दिन के लिए तो बुरा लगता, लेकिन लाइफ भर के लिए उनके रिश्ते अच्छा हो जाते, जिंदगी भर के लिए उनके रिश्ते अच्छे हो जाते। लेकिन वे ऐसा करती नहीं है। वे ओढ़ती रहती है, ओढ़ती रहती है, ओढ़ती रहती है, और एक दिन जब ये ओढ़ा हुआ उतरता है तो नंगापन सामने आ जाता है और ये नंगापन उनके रिश्तों को बर्बाद कर देता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हम जो भी काम करें मानसिक स्तर पे करें, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करें, और अधिकार और कर्तव्य की जो ये तराजू है इसमें खुद को प्रतिदिन तोलें। मानसिक स्तर पे जब तक हम किसी रिश्ते में सुधार नहीं ला सकते हैं तब तक वो रिश्ता वैचारिक स्तर पे या बातों के स्तर पे उसमें सुधार आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों को माने, जाने और उसी के अनुसार आचरण करें, तो हम इन रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि मैं फिर कहूँगी, ननद अपने घर में रहो या अपने ससुराल में रहो, मायके में क्या चल रहा है, मायके में उसकी मम्मी और उसकी भाभी का कैसा रिश्ता है, ये ननद के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। हर एक ननद मेरी इस बात को गांठ बांध के रखें। आज ही वो अपनी भाभी और अपनी मम्मी के रिश्तों का आंकलन करें, आज ही आकलन करें और देखें कि उनका रिश्ता अगर अच्छा जा रहा है तो अपनी पीठ जरूर थपथपाएं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल उसमें है। डेफिनेटली है, नहीं है ऐसा मैं मान नहीं सकती, थोड़ा बहुत रोल होना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। और अगर आपकी ननद और आपकी मम्मी और आपकी भाभी का रिश्ता बुरा जा रहा है, उनमें आपस में बहुत खटपट है, बहुत अनबन है, तो अपने आप को एक बार फिर से खंगालें। भले आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रही हो, आप अपने आप को खंगालें कि आपका उस रिश्ते को बिगाड़ने में कितना हाथ है। डेफिनेटली है, नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है, भले 1% ही हो। क्योंकि कई बार जब हम नहीं बोलते हैं तो भी हमारा हाथ इनडायरेक्टली हो जाता है। भाभी सही थी, हमें पता था, हमारी माँ ने उसकी कंप्लेन की, लेकिन हमने हाँ हूं करके फोन रख दिया, ये सोच के कि उनके रिश्तों में मैं क्यों पड़ूं, मुझे तो दूर रहना चाहिए, मैं कुछ बोल दूंगी रिश्ते और खराब हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए।
जब आपको लग गया था भाभी सही थी माँ गलत थी, उसी समय आपको माँ को बोलना चाहिए था कि मम्मी भाभी सही है, आप गलत हो, आपको अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। कई बार हम नहीं बोल के भी अपना रोल अदा कर देते हैं और इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूं कि आज हम सभी अपने अपने रिश्तों को संभालें। हम हमारे मायके की तस्वीर को अपनी आंखों के आगे लाएं और हम देखें कि हमारे मायके में हमारे भैया भाभी के रिलेशन कैसे हैं, हमारी माँ और हमारी भाभी के रिलेशन कैसे हैं। अगर उनके बुरे हैं तो उसमें हमारा कितना योगदान है, और अगर उनके बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं हमारा हाथ है, हम खुद हमारी पीठ थपथपा सकते हैं। इसलिए हम इन सारी बातों का ध्यान रखें और ये जो बहुत नाजुक, बहुत प्यारा, बहुत स्वीट सा जो रिश्ता है, इसको दोस्ती के रिश्ते तक लेके आए, इसे बहनों के रिश्ते तक लेके आए। ननद बड़ी हो बड़ी बहन, ननद छोटी हो छोटी बहन। और हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो छोटी नंदों के पैर छूने की जो प्रथा है हमारे यहाँ, उसको अब बंद हो जाना चाहिए। उन्हें जो दीदी और भैया कह के सम्मान, अतिरिक्त सम्मान देने की जो प्रथा है, वो अब बंद होने का समय आ गया है। इन प्रथाओं को अब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें बराबर का अपने समझेंगे, अपने स्तर का समझेंगे, तब हम उन रिश्तों से ज्यादा न्याय कर पाएंगे। जिन रिश्तों को ज्यादा बड़े पद पे रख दिया जाता है, उम्र कम है लेकिन पद बड़ा हो गया, वहां पे रिश्तों में कड़वाहट आने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए ये जो पद, प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों को हम इन रिश्तों के अंदर से निकालें और स्वाभाविक रूप पे इन्हें स्वीकार करें। वो जैसे हैं उसी स्तर पे, फ्रेंड के स्तर पे, सहेली के स्तर पे, छोटी बहन के स्तर पे, बड़ी बहन के स्तर पे, छोटे भाई बड़े भाई के स्तर पे। तो ये जो देवर ननद का रिश्ता है, भाभी ननद का रिश्ता है, भाभी देवर का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, वो इस ननद नाम का जो प्राणी है इस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है और हम इनमें सुधार कर सकते हैं।